समाज और हर देश की का एक जीनियस होता है, उसकी कुछ विशेषता होती है और उसी के अनुसार जब आप रास्ता चुनते हैं अपने विकास और प्रगति का, तो वो अपने लक्ष्य को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भारत की विशेषता, इस देश की, इस राष्ट्र की विशेषता, इसकी संस्कृति ज्ञान की संस्कृति के नाम से जानी जाती रही है। आज यूरोप बहुत आगे है, पश्चिमी देश बहुत आगे है ज्ञान विज्ञान में, लेकिन जब उनका पुनर्जागरण शुरू हुआ था 10वीं 11वीं शताब्दी में, मैं और जगह बोला हूं, आपने सुना होगा, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता कि अपने मुंह से अपनी प्रशंसा की जाए, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि दूसरों ने हमारे बारे में क्या कहा है वो तो उद्धृत करने का हमें अधिकार है। तो जब 10वीं 11वीं सदी में यूरोप का पुनर्जागरण अभी बस शुरू ही हुआ था, उस वक्त मध्य एशिया में बगदाद ज्ञान का केंद्र बना हुआ था और उनके यहां एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था बैतुल हिकमा, प्रज्ञा भवन, हाउस ऑफ विजडम। वहां काम क्या होता था, ये आमतौर से इसकी चर्चा होती है कि अरबों के माध्यम से जो ग्रीक नॉलेज थी, यूनान का ज्ञान था, वो सुरक्षित हुआ, क्योंकि क्रिश्चियनिटी आने के बाद यूरोप में प्लेटो की एकेडमी में भी ताला डाल दिया गया था। तो तत्कालीन जो शासक था उस वक्त वहां पे थे एम्परर जस्टिनियन, उन्होंने उनको खत लिखा, वो कहा कि हमने सुना है कि प्लेटो की एकेडमी में आपने ताला डाला हुआ है, अगर आप इन किताबों का प्रयोग नहीं कर रहे तो इनमें से कुछ हमें दे दीजिए। और इतिहासकार, मैं अगर अरबी इतिहासकारों की बात करूं तो आपको वो किताबें मिलनी तो मुश्किल होगा, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि आपकी लाइब्रेरी में फिलिप हिप्टी की हिस्ट्री ऑफ द अरब्स मौजूद होगी, जिसने उन सारे अरब इतिहासकारों का ने जो लिखा है उसकी एक तरह से समरी प्रेजेंट करती है। फिलिप हिप्टी बहुत बड़ा स्कॉलर था, तो उसमें फिलिप हिप्टी ने इसको हाईलाइट किया है, उजागर किया है। उसने कहा है कि यूनानी किताबों आने से पहले और उनका अरबी में अनुवाद होने से पहले कनक पंडित नाम के एक विद्वान सिंध से आए, और ये तबरी का रेफरेंस दिया, जो 12-14 किताबें लेके आए और सबसे पहले संस्कृत की इन 12 किताबों का अनुवाद अरबी में किया गया। ग्रीक नॉलेज उससे 50 साल बाद आई, लेकिन ये मंसूर के जमाने में है और ग्रीक किताबें आई हैं मंसूर के पोते हारून रशीद के जमाने। मंसूर सूर्य सिद्धांत को पढ़ के बिल्कुल चकित, उसको जब कुछ अनुवाद सुनाया गया तो बिल्कुल एकदम मिसमराइज हो गए, और उसने एक अरब विद्वान फजारी की ड्यूटी लगाई और टीम दी पूरी कि कनक पंडित के साथ मिलकर उसका अरबी में अनुवाद करें। स्पेन पर भी अरबों का शासन था, वो यूरोप में था,
स्पेन के और बगदाद के संबंध अच्छे नहीं थे, बल्कि दुश्मनी के संबंध थे। तो स्पेन का शासक, उसे पता चला इस किताब के बारे में, उसने सोचा कि ये तो हमें किताब देंगे नहीं। तो फिलिप हिट्टी ने लिखा है कि बड़ी लंबी चौड़ी रिश्वत दी गई। उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता था, किताबें हाथ से लिखी जाती थी। उन कातिबों को लंबी चौड़ी रिश्वत दी गई और एक कॉपी सूर्य सिद्धांत का अनुवाद, जिसको अरबी में नाम दिया गया था हिंद सिंध, उसकी एक प्रति वो लंबी चौड़ी रिश्वत देके पाने में कामयाब हो गए। और स्पेन से वो किताब आहिस्ता आहिस्ता पहले स्पेनिश में, फिर वो यूरोप की लगभग सभी भाषाओं में, जो उनका पुनर्जागरण का, उनके अंदर उस वक्त ज्ञान अर्जन की एक तीव्र इच्छा थी, तो उन्होंने सूर्य सिद्धांत, जिसको नाम दिया गया सिंध हिंद, उस किताब का अनुवाद यूरोपियन भाषाओं में हुआ। और यूरोप आज भी मानता है कि उनकी एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज, उनकी स्पेस स्टडीज, उनके इस क्षेत्र में जो भी वो उन्होंने विकास किया, उसकी बुनियाद में सूर्य सिद्धांत है, ये वो आज भी मानते हैं। और मैंने आपको बताया, चाहे तबरी हो, चाहे इब्न असीर हो, चाहे इब्न कसीर हो, वो कहते हैं दुनिया में 5 बड़ी संस्कृतियां, और बाकी देश तो उनमें से एक या दूसरे का अनुसरण करते हैं। तो कहते हैं कि ईरान की सभ्यता अपने वैभव के लिए जानी जाती है, चीन अपने कौशल और शासकों के प्रति वफादारी, रोम अपनी सुंदरता और महिलाओं के प्रति उदारता, तुर्की अपनी बहादुरी, ये 4 हो गए। वो कहते हैं भारत अकेली संस्कृति है जो ज्ञान के संवर्धन और प्रोत्साहन के लिए जानी। ये मेरे शब्द नहीं, ये तबरी के शब्द, जो अरबों में पहला इतिहासकार, उसके शब्द जिसे फिलिप हिट्टी ने कोट किया। तो हमें समझना चाहिए, हमें खुद, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, लाल किले से भी कहा, 5 पिलरों की बात, हमें अपनी विरासत का पता होना चाहिए। हमारी विरासत क्या है? हमारी विरासत तपा स्वाध्याय निरुक्तम है, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज, कोई समय गंवाना नहीं। और हमारी, अगर हम ज्ञान का केंद्र थे और ज्ञान की संस्कृति थे, तो हमारी ये दुर्दशा क्यों हुई? ज्ञान जिनके पास होता है उनकी दुर्दशा नहीं होती। हमारी तो बहुत लंबे समय तक दुर्दशा हो, हमने गुलामी का बोझ अपने कांधों पर ढोया। आप विश्वास कीजिएगा, हाई स्कूल पास करने के बाद, मैं चूंकि उस जमाने में 10th के बाद आप प्री यूनिवर्सिटी में जा सकते थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो मैं 10th के बाद यूनिवर्सिटी में पहुंच गया। और मैंने पढ़ने का थोड़ा शौक रहा है, तो मैंने अपने उस्तादों से, दूसरे विद्वानों से, सबसे ये सवाल बार बार किया कि अगर हम इल्म का मरकज थे, अगर हम ज्ञान का केंद्र थे, तो इतना बुरा हशर हमारा क्यों हुआ? कोई ऐसा जवाब नहीं मिला मुझे। बहुत सालों तक, जिससे वाकई में संतुष्ट लोगों ने अपने अपने तरीके से बताने की कोशिश, लेकिन 80 से मैंने स्वामी रंगनाथानंद, जिस साल में पार्लियामेंट में आया, स्वामी रंगनाथानंद और स्वामी विवेकानंद को पढ़ना शुरू किया। स्वामी रंगनाथानंद को पहले पढ़ा, फिर वो बार बार स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देते हैं, उनके गुरु, फिर मैं स्वामी विवेकानंद को पढ़ना शुरू किया। वहाँ इसका बड़ा खूबसूरत जवाब मिलता है जो एकदम संतुष्ट कर देता है। स्वामी विवेकानंद ने कम बोला है इस पर, स्वामी रंगनाथानंद ने विस्तार से बोला।
वो कहा हमारी संस्कृति ज्ञान की संस्कृति, हम ज्ञान के उपासक। सर जब हम कहते हैं माँ सरस्वती, तो माँ सरस्वती का मतलब ज्ञान। केवल फूल चढ़ा देने से मूर्ति पे उपासना नहीं होती। जब आप ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, वो है असल में माँ की उपासना। तो वो कहते हैं कि भाई वो कहते हैं कि ज्ञान अर्जन, केवल ज्ञान प्राप्त करने से सरस्वती की उपासना नहीं होती। ज्ञान जो भी आपने हासिल किया है, जो इल्म हासिल किया है, अगर आपके अंदर ये भूख पैदा नहीं होती कि मैं इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करूं, तो फिर वो प्रक्रिया पूरी नहीं होती। और उन्होंने श्रीमद् भागवत से, गीता ने श्रीमद् भागवत से एक लाइन उद्धृत की है स्वामी रंगनाथन ने, का सरस्वती ज्ञान खल्व यथा सती। कोई भी विद्वान, कोई आलिम जो अपने ज्ञान को, अपने इल्म को अपने सीने के अंदर कैद करके रखता है, बंदी बना कर रखता है और दूसरों के साथ उसका साझा नहीं करता, वो मां सरस्वती का उपासक नहीं, वो खलनायक है। और उन्होंने कहा कि हमारी दुर्दशा इसलिए हुई कि हमने एक अपने पतन के काल में हमने ज्ञान को चंद वर्गों तक सीमित कर दिया। तो आज अपन भारत का भी पुनर्जागरण हुआ है 18वीं शताब्दी से, उसमें स्वामी विवेकानंद और स्वामी बहुत लोग हैं। मैं तो इनको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इनको ज्यादा पढ़ता हूँ, तो मैं उनका नाम ले रहा हूँ, लेकिन बहुत है, रामचंद्र मोहन राय से लेके और बाकी बहुत है। तो हमारी ये जिम्मेदारी है, पहली जिम्मेदारी तो ये है कि हम जाने हमारी विरासत क्या है। और ये केवल इतिहासकारों का मामला नहीं है। मैंने जो जिन अरब इतिहासकारों का नाम लिया, अरब इतिहासकार भी कहीं किसी और चीज से प्रभावित थे। आपने वो एक हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी तराना के नाम से अल्लामा इकबाल की एक नज़्म वो सुनी हो, उसमें मुझे वो याद नहीं है, पर एक लाइन याद है कि उसमें तारीफ करते हुए अपने देश की, वो कहते हैं मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। यानी हमने भी बचपन में पढ़ा तो हमें लगा कि ये मीरे अरब का मतलब प्रॉफिट साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये हिंदुस्तान चूंकि स्पिरिचुअलिटी की लैंड रही है, भूमि रही है आध्यात्मिकता की, और वो पैगंबर थे, तो उन्होंने ठंडी हवा में। लेकिन जब मैंने अरबी का जो टेक्स्ट है वो पढ़ा, क्या कमाल का जुमला है जो सब जगह मिलता है। अल्लामा इकबाल ने भी उसी का अनुवाद किया है, वो है अजीदू रिहल इल्मी मिन बिलादिल हिंद। वो कभी हिंदुस्तान नहीं आए, लेकिन मदीने में बैठ के कहा कि मैं भारत भूमि से ज्ञान की शीतल हवा के झोंके आते हुए महसूस कर रहा हूं। मुझे एक बार देवबंद में बुलाया गया, वहां बहुत बड़ा मदरसा, तो मैंने कहा कि भाई जिनके आप मानने वाले हैं, आपके दिल में ये उत्सुकता नहीं पैदा होती कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां से ठंडी हवा के झोंके आए जिस ज्ञान के, उसको हम जानने की कोशिश करें कि वो ज्ञान क्या है। वो ज्ञान स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा जिंदगी का, जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख प्राप्ति नहीं, वास्तविक सुख इसमें नहीं है कि आपके पास भौतिक संपदा। जीवन का उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान का उद्देश्य क्या है? ज्ञान का उद्देश्य है, ये केवल स्वामी विवेकानंद के अपने मतलब उनके शब्द हैं, लेकिन इसमें पूरा भारत के दर्शन का प्रतिबिंब है, भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रतिबिंबित होती है। उन्होंने क्या, ज्ञान का उद्देश्य है इन दो आंखों से देखी जाने वाली अनेकता विभिन्नता, इसके पीछे छुपी हुई जो
एकात्मता है, उसका अनुभव करने की क्षमता पैदा हो जाती है। आपसे मेरा भले कोई खून का रिश्ता ना हो, आपकी और मेरी भाषा अलग हो, आपका और मेरा उपासना का तरीका, इबादत का तरीका अलग, लेकिन भारतीय दर्शन के मुताबिक ये जितनी अनेकताएं हैं, ये हम इन दो आंखों से देखते हैं। इस हमें बार बार कहा गया है, ये नैसर्गिक है, इसका सम्मान करो, इस विभिन्नता को स्वीकार करो, इसका आदर करो, लेकिन यहां रुको मत, यहां रुको मत। अपने अंदर ये क्षमता पैदा करो कि जो आत्मा का रिश्ता है हम सबका एक दूसरे से, उसको महसूस कर सको। और क्या खूबसूरत है, यज ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडव येना भूतानि अशेषेना द्रक्ष्यसि आत्मनि अथोमयि। और जिस दिन ये ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, उस दिन तुम हर किसी को इस तरह देखोगे कि वो तुम्हारा अपना विस्तार है, और मैं जिसने तुम्हें पैदा किया है उसे भी मैंने ही पैदा किया। अथोमयि, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी विशेषता है। तो हमने बहुत 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 गुजारा है रोते हुए, गरीबी में, कमजोरी में। ये रोना धोना बंद होना चाहिए। आज बल्कि मैं आपको कहूंगा, हमें खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। आज आप YouTube पे जाइए, जरा पिछले 15 दिन में अमेरिका के पुराने प्रेसिडेंट ओबामा साहब की 2-3 स्पीचें जरा सुनिए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अमेरिका भूल जाए, अब ये टैरिफ के जरिए अब आप भारत को दबा नहीं सकते। भारत पहले आउटसोर्स करता था अपने टैलेंट को, अब भारत का टैलेंट भारत में लेके भारत का भी निर्माण कर रहा है और दुनिया के निर्माण में मदद कर रहा है। जैक मा इतना बड़ा बिजनेसमैन, उसकी प्रतिष्ठा बिजनेसमैन से ज्यादा एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल की। क्या उसने खूबसूरत वाक्य कहा है। और कम्युनिस्ट कंट्री है चाइना, वहां पे वो बात कर रहा है आध्यात्मिकता की। कह रहा है पश्चिमी देशों को ये विचार ही छोड़ देना चाहिए कि वो भारत को दबा सकते हैं। तुम्हारा दृष्टिकोण परिभाषित होता है भौतिकवाद से, भारत का भौतिकवाद भी आध्यात्मिकता से परिभाषित होता है। क्या खूबसूरत बात है वो डेविड एटनबरो, क्रिस्टियान अमानपुर। पढ़िए, आपको बहैसियत भारतीय के आपके अंदर, जैसे हम खुद अपनी क्षमता से परिचित होंगे कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल और क्या उस ज्ञान परंपरा के बारे में एक बात और कहूंगा कि यहीं शायद बिहार ही उस श्लोक की जन्मभूमि है। कहा गया कि आज भी हम बात करते हैं विश्व गुरु, तो विश्व गुरु कोई उपाधि नहीं है, विश्व गुरु एक भूमिका है। उसमें इन्होंने कहा, क्या कल्पना की कि एतद् देशा परशु तस्या सकाशाद अग्रज अनमना स्वम स्वम चैत्रम शिक्षेरण पृथ्वीयम सर्वम आनम। हमारे मनीषियों ने इसकी कल्पना की, हमारे पास ऐसे ज्ञानी होंगे जो केवल भारत के बारे में नहीं, दूसरे देशों और दूसरी संस्कृतियों के लोग अपने बारे में पढ़ने के लिए भारत में आएंगे। तो जब कोई और आए अपने बारे में पढ़ने के लिए भारत, तो किस स्तर के हमारे टीचर्स होंगे, आप खुद कल्पना करें। वो हमारी कल्पना है। और मैं एक फाइनल बात आपसे कह रहा हूँ कि मैंने वाइस चांसलर्स की मीटिंग में कहा, देश केवल पुस्तकीय चरित्र निर्माण केवल पुस्तकीय ज्ञान से नहीं होता। चरित्र निर्माण के लिए एक आदर्श व्यक्तित्व की भी जरूरत होती है, जिससे प्रेरणा पा सकें। और आदर्श व्यक्तित्व, मैंने छोटे बच्चों को देखा है,
अपना तो याद नहीं है, लेकिन मैं भी हॉस्पिटल चला गया था, 6 साल से भी कम की उम्र थी, लेकिन मैंने अपने घर में ही अपने बच्चों को देखा और बच्चों को भी देखा कि माँ या बाप ने कुछ समझाते हुए कहा कि ऐसा है, नहीं, मेरी मैडम ने कहा है ऐसा। माँ बाप की राय को रिजेक्ट कर देते, कहते हैं टीचर ने कहा है ऐसा है तो ऐसा ही है। और टीचर तो तकरीबन सभी जगह दो माँ बाप और टीचर, अतिथि भी जोड़ दिया, इनको तो इनका तो दे दिए देव तुल्य हैं। और मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है, इन्होंने कहा कि सर्वत्रम जयेति चेत् पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत् पराजयम्। दुनिया में 2 ही हैं, एक तो माँ बाप और एक टीचर। जो दुनिया में हर आदमी, हर किसी को अपने अपने क्षेत्र में हर किसी को पीछे छोड़ना चाहता है, लेकिन अपने बच्चे और अपना शागिर्द, अपना जिसको विद्यार्थी, माँ बाप की भी इच्छा होती है और टीचर की भी इच्छा होती है, ये हमें पीछे छोड़ के आगे निकले। और उससे मैं ये मत समझिएगा कि मैं खुद जिस वर्ग से आता हूँ मैं उसको जिम्मेदार नहीं मानता हूँ। वो भी अगर हमारा आचरण ठीक नहीं होगा तो हम भी समाज में खराबी का कारण बने। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं, आपका डायरेक्ट टच है उस नई नस्ल से जिसको कल अपने कंधों पर देश का भार संभालना है। तो हम उनके लिए, बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकें। एजुकेशन के अलावा दुनिया में गेम चेंजर में मिसाल देता हूँ अक्सर केरला की। केरला में बिहार से ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है। अगर बिहार में नहीं है तो केरला में भी कोई इंडस्ट्री नहीं, बिजनेस भी कोई बड़ा नहीं, पर पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य है। ना बिजनेस ना इंडस्ट्री और सबसे समृद्ध राज्य। नीति आयोग कहता है एक भी नॉट वन सिंगल केस ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। आपको कहीं एक कच्चा घर भी नजर नहीं आएगा, पूरे राज्य में घूम जाइए कहीं। क्या है उनके पास? एक ही उनके पास एसेट है और वो है शिक्षा। 100%। केरला में अपॉर्चुनिटीज नहीं, उन्होंने दुनिया में अपॉर्चुनिटीज पैदा कर दी, पूरे भारत में अपॉर्चुनिटी पैदा कर। शिक्षा अगर आपके पास है, राजनीतिक कारणों से बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो स्थानीय विकास को अवरुद्ध करें। केरला उसकी बेहतरीन मिसाल। अगर केरला के लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन वो केरला में इन्वेस्ट नहीं करते, वो कहते हैं साहब फौरन लाल झंडा लग जाएगा और वो ट्रक जो भी अंदर आएगा उससे वसूली शुरू हो जाएगी, नहीं करते। तमिलनाडु में बिल्कुल 500 गज दूर जाके केरला की सीमा से 2 मील दूर जाके कर्नाटक की तरफ खूब पैसा लगाया। तो उनके पास है क्या? शिक्षा, एजुकेशन। तो समस्याओं का हल अपने समाज को शिक्षित बनाने से ही है। और उसमें भी मैं केरला की मिसाल देते वक्त कहता हूँ, सेंट चावरा ने कहा मैं सिर्फ लड़कियों को शिक्षा दूंगा, माएँ अगर शिक्षित होंगी तो कोई तरीका नहीं कि आने वाली नस्लें पूरी तरह शिक्षित न हो। मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि हमारा ध्यान इन सब चीज़ों की तरफ जाएगा और हम उस नस्ल, अपनी उस जिम्मेदारी को, कि हमें उस नस्ल को तैयार करने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है, जिन्हें आने वाले कल में इस मुल्क की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठाना है। आपसे मैंने बहुत देर, लेकिन आप जितनी देर कहेंगे मैं बैठूंगा। अगर आप कुछ कहेंगे मैं सुनना चाहता हूँ आपको। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लोका समस्ता जय।